जय हिंद दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच CTET का क्लास जो कि EVS का है। EVS का है दोस्तों, यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों 16/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है और सिर्फ EVS का है। हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है CTET एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों के बोलचाल की भाषा है? पहला ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, कुड़ुक जो होता है झारखंड की एक बोलचाल की भाषा है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सीटेट जुलाई 2022 का यहाँ पे पूरी तैयारी कराया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि नए हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आपका घर X पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों किस तरह से पूछता है कि आपका घर X पर स्थित है। मान लेते हैं ये आपका घर है, आपकी विद्यालय Y पर है। आपका ये विद्यालय है Y पे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं ये स्कूल हो गया, ये घर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में एक रास्ता है दोस्तों। राजमार्ग होने के कारण सीधा आप नहीं जाते हैं, अतः आप पहले 100 मीटर ऊपर उतर जाते हैं। 100 मीटर आप कहाँ चल गए दोस्तों? उत्तर की ओर 100 मीटर चल गए। ठीक है, ठीक। फिर पश्चिम 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। फिर आप पश्चिम में 75 मीटर लंबा जो है सुरंग पार करते हैं। ठीक है, और फिर आप वहाँ से ठीक दक्षिण आते हैं 100 मीटर, तब आप अपना विद्यालय पहुँचते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि Y से आपका घर किस दिशा में? क्या 100 मीटर ठीक उत्तर है? क्या 100 मीटर ठीक दक्षिण है? 75 मीटर ठीक पूर्व है? या फिर 75 मीटर ठीक पश्चिम है? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका, आप पहले गए X से 100 मीटर उत्तर, फिर आए 75 मीटर पश्चिम और फिर आए 100 मीटर दक्षिण, यानी कि सीधी सी यदि हम देखें तो Y के सापेक्ष X जो है दोस्तों 75 मीटर पूर्व में है। तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000, दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, 2000 नहीं 2020 ही होगा। 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। तो यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल दोस्तों आप सभी को पता ही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी यहाँ पे दिया ही गया है, डिस्टेंस जो कि दिया है डिस्टेंस दोस्तों दे दिया है 2640 किलोमीटर। अब निकालना है समय कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ 4:15 हो रहा है। ठीक है, 4:15 हो रहा है, तो ये इस दिन कितना ये चल गया? 19 घंटा 45 मिनट, और यहाँ पे ये चल रहा है 3 घंटा 15 मिनट 7 जून को। ध्यान से देखिएगा कि 5 जून को वो चला, 4:15 में छोड़ दिया स्टेशन को, यानी कि वो चल दिया उस दिन। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो वो चला कितना कि 19 घंटा 45 मिनट, और 7 जून को वो चल रहा है 3 घंटा 15 मिनट। तो कितना हो गया? 19:45 और 3:15 दोस्तों ये पूरे हो गया 23, और यहाँ पे है 6 जून को ये पूरा 24 घंटा चल रहा है। तो टोटल को यदि जोड़ दिया जाए तो हो जाता है आपका 47 घंटा, और टोटल दूरी है 2640 को 47 से यदि भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 56। तो इसका औसत चाल कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर C 56 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है? मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की दोस्तों सबसे
अच्छा समय क्या होता है, तो ये समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर में। ये सब मैं अपने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया गया था? तो वेलक्रो को दोस्तों जॉर्ज मेस्ट्रोल ने बनाया गया था। इसने देखा कि जब ये कुत्ता चराने गया तो इसके कपड़े में कुछ चिटचिटिया टाइप का लटक गया था, उसी से इसने वेलक्रो का निर्माण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों संघ शासित प्रदेश जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन और है दोस्तों। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो एल्युमिनियम की खान दोस्तों उड़ीसा में है, आप सभी को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। दोस्तों ये बिंदु जो होता है ना, 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि होता है, और इसकी खोजकर्ता जो है लुइस ब्रेल है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। पहले क्या करते हैं, मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिएगा, सही क्रम चुनना है दोस्तों। तो देखते हैं इसका सही क्रम जो है, सही क्रम देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले तो बीज बोएंगे दोस्तों, यानी कि सी जिसमें होगा वही होगा। तो देखते हैं सी किस में है। हाँ ना, सी किस में है देखते हैं दोस्तों। सी वाला ऑप्शन सब है। सबसे पहले दोस्तों बीज नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, मृदा को खोदकर नरम बनाना है। तो देखते हैं ए किस में है, ए चारों में है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, बीज बोएंगे। अब देखिए सी, ए के बाद सी किस में है, तो ये भी कट गया, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ये दोनों। अब सी के बाद और एगो मिलाना है, क्या होगा, सी के बाद दोस्तों खरपतवार हटाएंगे। तो खरपतवार हटाएंगे, डी किस में है, ए में है, तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह किस क्षेत्र में स्थित है? शिलोंग मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। तो दोस्तों ये जो है लेह लद्दाख को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। देखिएगा दोस्तों किसमें किसमें अंदर बीज होता है। देखिए प्याज में तो अंदर बीज नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। दोस्तों आलू में भी अंदर बीज नहीं होता, ये भी कट गया। अगला देखिएगा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ये दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु लगभग 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। क्या है यह जीव? चिंपैंजी है, लंगूर है, पैंडा है, स्लॉथ है। तो दोस्तों ये स्लॉथ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉलम ए में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 के दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों की सही विवरण से मिलान कीजिए। असम, दोस्तों मिलान करना है तो असम में क्या बनता है कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं, ठीक है।
चलिए मिलाते हैं दोस्तों। असम, असम में जो होता है बांस के खंभे पर बने घर होते हैं, यानी कि ए का जो हो जाएगा, ए का 3 हो गया, ठीक है। 2 में क्या है, लद्दाख, बी में लद्दाख है। लद्दाख में क्या बनता है दोस्तों, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं, यानी कि बी का जो होगा दोस्तों ये 2 हो गया, ठीक है। सी मनाली, मनाली हिमाचल प्रदेश में, यहाँ जो होता है पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होता है, यानी कि सी का दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला है डी राजस्थान, राजस्थान में मिट्टी के घर कांटीली झाड़ियों से बनी छतें होता है, यानी कि डी का 5 हो जाएगा। अब सही जवाब इसका ढूंढ मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ है। ए 3, बी 2, सी 1, डी 5, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है। तो दोस्तों वो जो है हम लोग अर्जेंटीना के नीचे खड़ा रहते हैं, अर्जेंटीना सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा। चलिए देखते हैं, क्या केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अर्थात किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जमीन जो है इस तरह से धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हैंड राइटिंग यदि नोट्स किसी को लेना है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम के सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के काम के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो पोर्टफोलियो जो होता है वो विद्यार्थी का पूरा बायोडाटा एकत्रित रहता है, उसमें जमा रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले क्या करेंगे कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना ये जरूरी नहीं है, शिक्षार्थी को से अपने काम का चयन और अब उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, हाँ ये सही है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के काम के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। चलिए देखते हैं क्या है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकत्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का ही एकीकरण है, सभी इसमें मिक्स है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। परिकल्पना बनाना, अगला ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुमान, अभिलेख करेगा वो,
और सुनने के कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाता है। यह शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। चलिए ओह सॉरी दोस्तों, ये बी और सी। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड जूम आउट में कर लेता हूँ इसको। सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? इसका सी जवाब नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी और सी केवल ही होगा दोस्तों, तो इसके सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए और सी बी सी दोनों होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त क्या है? दोस्तों कुणाल ने क्या करता है कि कपड़ों की बंधेज की रंगाई और कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक मतलब निजी कारीगर को आमंत्रित करता है। तो उससे वो क्या सीखेगा? शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेगा। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करे। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दोस्तों 3। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करता है। निजी का अर्थ यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है कि मेहरे के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान में विस्थापित हो गए। मतलब दोस्तों कि मेहरे के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए, यानी कि जहाँ पे वो रहता था प्राकृतिक आपदा आया तो वहाँ से उसे मतलब पलायन करना पड़ा और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों को एक समूह बनाएंगे। दोस्तों देखिए सीटेट में केवल शब्द जो होता है नेगेटिव माना तो ये गलत हो गया। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें तीनों ऑप्शन एक में समायोजित हो जाता है। वही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है? यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है या बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैसलों में फैलाने में मदद करता है। अगला ऑप्शन है समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो इसका सही जवाब यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहयोग होगा। किस तरह से सहयोग होगा? चलिए देखते हैं किस तरह से ये सहयोग होगा। कि पूर्वानुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति के समक्ष भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो ये जो हो जाएगा अभिविन्यास और सापेक्ष की स्थिति में समझ होगा। दोस्तों ये पेडागोजी का मैं कल से पूरा क्लास लूँगा। आज कुछ मतलब हमारे यहाँ जो था लाइट प्रॉब्लम था, जिस कारण से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया लाइव में। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विद्यालय ज्ञान को बाहरी विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। नेगेटिव पूछा है
तो परीक्षा को आसान बनाना ये मेरा कोई मकसद नहीं होता है। बाकी सब विद्यालय ज्ञान को बाहरी विश्व से जोड़ना है, सुनिश्चित करना है कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए। रटंत विधि नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा किससे? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो आकलन करते समय दोस्तों तकनीकी भाषा के उपयोग करने से हमें बचना पड़ेगा। 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहती है कि जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसने काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना है? शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थी को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में मदद भी करना है, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के विभिन्न खोजों के बारे में इतिहास की सराहना करने में भी, तो ये भी होगा और ये भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ACD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यात्रा पर सर्वदृश्य क्लिप लगाइएगा, यात्रा पर कविता लिखिएगा, यातायात के साधन पर मॉडल प्रतिमान बनाइएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों को यातायात पर अपने यदि अनुभव आप शेयर कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती हैं और जानना चाहती हैं कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? मतलब बोल रहा है दोस्तों कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन करता है और उससे माता पिता से पूछता है कि आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या जवाब दीजिएगा, क्या कीजिएगा? आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे? दोस्तों ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे? नहीं, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे ताकि और बच्चे जो है इस तरह बच्चे को अवलोकन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह बच्चे को स्कूल लाने में मदद करें। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, खेल और पहेली ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एकरसता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, बच्चे जितना खोज के करेगा ना तो छोटा बच्चा वो उतना ही सीखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। चलिए दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है सीटेट दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें जो पेपर 16/12/2021 को हुआ था उसी का ये ईवीएस क्वेश्चन था। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, आज 8:30 बजे रात में लाइव क्लास होगा तो आप सब जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।